हेलो स्टूडेंट, तो दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर का लेक्चर 4। लेक्चर 3 तक हमारे चैनल पर डाल दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन के बारे में, मतलब एल्केन के रासायनिक गुण के बारे में। तो पहला है इसमें एल्केन, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, मतलब CH4, C2H6, C3H8। ये किसके सूत्र हैं? ये एल्केनों के सूत्र हैं। कि रासायनिक क्रियाशीलता बहुत कम होती है, मतलब ये लो केमिकल रिएक्टिविटी रखते हैं। मतलब CH4 जैसे ये मैथेन है, तो इसकी संरचना कैसे होगी? बीच में कार्बन होगा और चारों तरफ क्या होंगे? हाइड्रोजन। तो इसमें ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड। कितने होंगे इसमें? 4। तो क्योंकि जो ये एल्केन है, इन सब में पाई बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं, मतलब नो पाई बॉन्ड, और इसमें पाई बॉन्ड वीक होता है, मतलब इसमें कमज़ोर पाई बॉन्ड होते हैं, मतलब इसमें कम होते हैं। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये लो केमिकल रिएक्टिविटी रखते हैं, मतलब ये कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड नहीं पाए जाते। सेकंड देखते हैं, इसमें 2 प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसे कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक बॉन्ड पाया जाता है, जैसे इसमें तो एक ही कार्बन है, लेकिन जब हम एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के देखेंगे तो उसमें कार्बन कार्बन भी है बॉन्ड। तो इसमें 2 प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के। थर्ड है इसमें इन पर एसिड बेस, मतलब इन पर कोई एसिड बेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उच्च ताप पर ये ऑक्सीजन क्लोरीन से आसानी से क्रिया कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो एल्केन होते हैं उन पर जो हम एसिड और बेस की क्रिया करते हैं तो वो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाता, लेकिन जब हम उच्च ताप, मतलब उसका जब तापमान बढ़ा देते हैं तो वो ऑक्सीजन और क्लोरीन से आसानी से क्रिया कर लेता है। यही इसमें उसके रासायनिक गुण में आता है, तो इसे आप याद कर लेना। 4th पॉइंट है इसका, एल्केन की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं। तो इसमें इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पहले ये कौन सी? प्रतिस्थापन, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। जैसे AB कोई कंपाउंड है तो उसकी हम किसी मॉलिक्यूल, किसी एटम से क्रिया करते हैं C, तो ये AB का बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा और इसमें C जुड़ जाएगा और B बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बनेगा? ये एक फ्री रेडिकल बनेगा। पहले ये C फ्री रेडिकल था, जब ये इससे क्रिया करेगा A से तो ये इसमें जुड़ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो इस पर फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो ये क्या होगी? प्रतिस्थापन, मतलब किसी का स्थान दूसरा परमाणु ले लेता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन हो जाता है उसका। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है क्या? हैलोजनीकरण, मतलब हैलोजिनेशन। जब एल्केन पर हैलोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन, हैलोजन कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जबकि हैलोजन की क्रिया सूर्य के धुंधले प्रकाश पर UV लाइट या उत्प्रेरक या हाई टेम्परेचर पर होती है। जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु एक एक करके प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हैलोजनीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल है इसमें मैथेन का क्लोरीनीकरण, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? जब एल्केन पर हैलोजन, मतलब जब एल्केन क्या होते हैं, जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, इन पर जब हम हैलोजन की क्रिया करते हैं, जब तो सूर्य के प्रकाश, जब UV लाइट उस पर पड़ती है, तो या फिर हम कोई उत्प्रेरक का यूज़ करेंगे, तो जब हाई टेम्परेचर होगा तो वे अपने हाइड्रोजन में टूट जाएंगे, मतलब वे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देंगे, अपने से अलग कर देंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम? हैलोजनीकरण कहेंगे। जब हाइड्रोजन निकल जाते हैं एक एक करके, जब सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे और उनकी जगह हैलोजन आ जाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? हैलोजनीकरण कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे मैथेन का क्लोरीनीकरण, हैलोजन के स्थान पर हम क्या लेंगे? क्लोरीन। तो मैथेन का क्लोरीनीकरण देख लेते हैं। जैसे मैथेन लिया हमने, तो इसमें हम जैसे क्लोरीन की क्रिया कराएंगे Cl2 की, Hv मतलब सूर्य के प्रकाश में करवाएंगे, तो इसमें से क्या निकलेगा? HCl। जैसे Cl2 है, इसमें से एक H Cl से क्रिया करके क्या निकल जाएगा? -HCl। तो यहाँ पे क्या बचा? Cl इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ क्या बचा? CH3 और ये एक Cl, तो CH3Cl बनेगा। इसका नाम क्या है? मोनोक्लोरोमैथेन। ये इसका IUPAC नेम है, तो इसे आप याद कर लेना, मोनोक्लोरोमैथेन। जब हम फिर से इस पर ऐसी ही क्रिया फिर से दोबारा करवाएंगे, तो इस पर Cl2 से करवाएंगे तो Cl2 और एक H यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर रहे हैं, तो H का प्रतिस्थापित होता जाएगा, मतलब H निकलता जाएगा एक एक करके और क्लोरीन जुड़ता जाएगा। तो HCl के साथ क्या निकलेगा? -HCl निकल जाएगा और Cl यहाँ एक बचा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? CH2Cl2। तो इसका नाम क्या है? डाइक्लोरोमैथेन।
जब इसकी क्रिया फिर से ऐसे ही किसी से करवाएंगे तो Cl2, जब सूर्य के प्रकाश में करवाएंगे तो क्या निकलेगा HCl, और एक Cl यहाँ बचा तो ये यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा CH-Cl3, क्या बनेगा ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका ये IPSC नाम है, और ये क्लोरोफॉर्म भी है इसका नाम, ये इसका साधारण नाम, मतलब इसके दो नाम है, एक है IPSC नेम और एक साधारण नेम। IPSC नेम है ट्राइक्लोरोमेथेन और साधारण नाम है क्लोरोफॉर्म। जब इसकी क्रिया हम फिर से ऐसे ही करवाएंगे, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन और बचा है तो एक बार वो करवाएंगे तो क्लोरीन जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन HCl निकल जाएगा, तो क्या बनेगा CCl4, मतलब टेट्राक्लोरोमेथेन। इसका ये IPSC नाम है, और इसका साधारण नाम क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड। समझ में आई क्लोरीनीकरण, बहुत ईजी है, इसे याद कर लेना। नोट, आप इसे ध्यान में रखना, X2 की क्रियाशीलता क्रम, मतलब हैलोजन जो परमाणु वो होते हैं परमाणु, तो उनकी क्रियाशीलता क्रम क्या है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पहले फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, फिर ब्रोमीन, जो ये क्रिया करते हैं मतलब मैथेन से, तो सबसे ज़्यादा क्रिया कौन करेगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन सबसे कम करता है। सेकंड नोट देख लेते हैं, एल्केन में H परमाणु H एटम की क्रियाशीलता क्रम, मतलब जो एल्केन होते हैं उसमें हाइड्रोजन एटम की क्रियाशीलता क्रम देख लेते हैं। 3 डिग्री हाइड्रोजन, हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि 3 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होते हैं, तो आप लेक्चर फर्स्ट देख लेना एल्केन का, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं, जैसे CH3 है, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका कैसे पता चलेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है CH3, CH इसके साथ जुड़ा है CH3, फिर C, ये क्या है एक एग्जाम्पल। तो इसमें CH3 ये कौन सा हाइड्रोजन है, ये है 1 डिग्री। तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि 1 डिग्री कैसे पता चला हमें। चलो थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे कार्बन है, इसके साथ एक कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, तो ये क्या होगा 1 डिग्री कार्बन होगा। जो 1 डिग्री से हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो भी 1 डिग्री होगा। जैसे ये कार्बन है, इसके साथ 3 कार्बन जुड़े हैं तो ये 3 डिग्री कार्बन होगा, इसके साथ जुड़ा हाइड्रोजन भी 3 डिग्री होगा। ये भी जैसे ये कार्बन है तो इसके साथ 2 कार्बन जुड़े हैं तो ये 2 डिग्री कार्बन होगा, तो इसके साथ जुड़ा हाइड्रोजन भी 2 डिग्री होगा। समझ में आया। तो इनमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा 3 डिग्री, फिर क्या होगा 2 डिग्री, फिर होगा 1 डिग्री। यह है इसके एल्केन के साथ जो हाइड्रोजन क्रिया करते हैं तो उसका क्रम, पहले 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्रिया करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। समझ में आया। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा मैथेन का क्लोरीकरण, उसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म से देख लेते हैं। तो पहला है चेन इनिशिएशन, मतलब श्रृंखला का प्रारंभ। तो जैसे क्लोरीन Cl2 से क्रिया कराई थी हमने प्रकाश की उपस्थिति में, तो जब Cl है तो वो दोनों फ्री रेडिकल में बदलेंगे, इसका बीच का ब्रेक टूटेगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इसकी तरफ चला जाएगा, इसकी तरफ, तो क्या बनेगा क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा 2 Cl, इसके ऊपर क्या है फ्री रेडिकल। तो सेकंड स्टेप है आपका चेन प्रोपगेशन, मतलब श्रृंखला का संचरण। CH3H मतलब ये क्या है मैथेन, तो इसमें एक बॉन्ड ब्रेक होगा और एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे चले जाएगा, और जब हम इसकी फ्री रेडिकल से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा ये निकल जाएगा और ये इसके साथ क्रिया करेगा, क्या बनेगा HCl, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर चल जाएगा CH3, क्या बनेगा फ्री रेडिकल। इसमें 3 स्टेप है पूरे। थर्ड स्टेप आपका चेन टर्मिनेशन, मतलब श्रृंखला का समापन। जब Cl से क्रिया करेगा, मतलब दोनों फ्री रेडिकल हैं ये दोनों, तो ये दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा Cl2। और जब CH3 फ्री रेडिकल Cl से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा CH3Cl, और जब CH3 क्रिया करेगा, ये दोनों फ्री रेडिकल हैं तो क्या बनेगा CH3। ये क्या है, ये है आपका एथेन। समझ में आया। मैथेन का क्लोरीनीकरण एक बार इसे आप पढ़ लेना, बहुत ईजी है गाइज, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट रासायनिक गुण। सेकंड है आपका नाइट्रीकरण, मतलब नाइट्रेशन। एल्केन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 के साथ कराने पर नाइट्रो एल्केन बनते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, एल्केनों का नाइट्रीकरण कहते हैं। क्या समझ में आया। जैसे एल्केन है, हम एल्केन ही तो पढ़ रहे हैं, तो उस पर जब हम क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाएंगे, मतलब HNO3 से करवाएंगे, तो क्या बनेगा नाइट्रो एल्केन का सूत्र क्या होता है CH3NO2, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं नाइट्रीकरण। तो इसमें हम नोट मतलब याद रखेंगे, CH3 को हम ऐसे लिखेंगे OH सिंगल बॉन्ड NO2 ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन
एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। तो इसमें याद रखना हम ऐसे लिखेंगे इन अभिक्रियाओं में, OH सिंगल बॉन्ड NO2। इससे आपको ईजी होगा याद करने में। तो मैथेन मतलब हम मैथेन को कैसे लिख सकते हैं, CH4 इसका सूत्र होता है, तो हम CH3 सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं, ये भी मैथेन ही है। और हमने क्या किससे करवाई थी, नाइट्रिक एसिड इससे, तो ये हम यहाँ उतारेंगे तो ये दोनों निकल जाएँ, क्या बनेगा H2O, और क्या बचा CH3 NO2। ये कौन सा है, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड है ये, तो इसमें से H2 निकल जाएगा और क्या बनेगा, नाइट्रोमैथेन। इसी प्रकार हम मैथेन की जगह एथेन लिखेंगे, C2H6 इसका सूत्र होता है, तो C2H5 सिंगल बॉन्ड H के यहाँ पे 6 था तो एक यहाँ H आ गया, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, क्योंकि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एथेन को। और यहाँ क्या है, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड। जब इसे हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोएथेन। इसमें नाइट्रोमैथेन बनता है, इसमें नाइट्रोएथेन। ये जो है H2O ये निकल जाएगा बाहर, तो क्या बनेगा H2O और क्या बनेगा, नाइट्रोएथेन। तो नोट में याद रखेंगे, केवल 6 कार्बन से अधिक कार्बन वाले एल्केन का नाइट्रीकरण ही नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है, जबकि 6 कार्बन से कम वाले एल्केन का नाइट्रीकरण बहुत अधिक ताप पर ही किया जा सकता है। तो इसमें आप इसे ध्यान में रखेंगे कि जो 6 कार्बन वाले जो एल्केन होते हैं उनका नाइट्रीकरण ही जो सामान्य ताप है उस पर होता है, लेकिन जो 6 कार्बन से अधिक वाले एल्केन होते हैं उनका नाइट्रीकरण सबसे उच्च तापमान पर होता है। ये याद रखने की चीज़ है। तो सल्फोनीकरण देख लेते हैं नेक्स्ट, सल्फोनाइजेशन। तो जैसे एल्केन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाने पर एल्केन सल्फोनिक अम्ल बनता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, सल्फोनीकरण कहते हैं। तो एल्केन क्या होता है, एथेन, मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डेकेन, ठीक है। ये क्या है, एल्केन। जब इसकी क्रिया हम H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाएंगे तो क्या बनेगा, एल्केन सल्फोनिक अम्ल। तो हम इसे क्रिया क्या कहेंगे, सल्फोनीकरण। तो H2SO4 को हम क्या लिख सकते हैं, OH सिंगल बॉन्ड SO3H। ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इसमें 2H है, 2H, 1 S और 4 O, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, OH सिंगल बॉन्ड SO3H। इन दोनों अभिक्रिया में हम सल्फ्यूरिक अम्ल को ऐसे लिखेंगे। ये सिर्फ हमें लिखने का ये इरादा है कि आपको ये रिएक्शन में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप इसे कर सकें। केवल 5 कार्बन से अधिक वाले एल्केन, मतलब ये जो सल्फोनीकरण क्रिया है, जो 5 कार्बन से अधिक वाले कार्बन वाले एल्केन होते हैं वही क्रिया कर पाते हैं। लेकिन जो नाइट्रीकरण था उसमें हम 6 कार्बन से अधिक भी क्रिया कर रहे थे और 6 कार्बन से कम कर रहे थे, लेकिन उच्च ताप पर। लेकिन इसमें जो सल्फोनीकरण है इसमें सिर्फ 5 कार्बन से अधिक वाले करेंगे, कम वाले नहीं करेंगे। तो इसमें देखते हैं, जैसे R सिंगल बॉन्ड H, ये क्या है, एल्केन। और तो इसकी क्रिया किससे कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। कंसनट्रेट है ये भी, तो इसकी 450 डिग्री सेल्सियस पर, ये भी उच्च ताप पर क्रिया करते हैं, तो 450 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे, क्या बनेगा, एल्केन सल्फोनिक एसिड। तो इसमें देख लेते हैं, हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे कहा था ऐसे लिखने के, OH SO3H, OH SO3H। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, एल्केन। तो इसमें ये H2O निकल जाएगा और क्या बनेगा, R SO3H। ये क्या है, एल्केन सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसमें हम 5 कार्बन से अधिक लेंगे तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन। C6H14 इसका सूत्र होता है, तो C6H13 सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं इसे। तो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो 450 डिग्री सेल्सियस करवाएंगे तो क्या बनेगा, हेक्सेन सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो H है और ये OH ये निकल जाएगा, क्या बनेगा, H2O। और C6H13 SO3H, C6H13 SO3H बनेगा, क्या है ये, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड। समझ में आया। लास्ट देख लेते हैं, समावयवीकरण मतलब आइसोमेराइजेशन। CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है, N ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। तो इसमें हम समावयवी देख लेते हैं, ये समावयवता भी प्रदर्शित करते हैं एल्केन जो होते हैं। तो इसमें मतलब समावयवता क्या होते हैं आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन बता देती हूँ मैं, जिसमें मतलब इन दोनों समावयवी वे होते हैं जिनकी इसमें अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन इनकी संरचना में भिन्नता पाई जाती है। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 ये एक, और ये CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH3। इन दोनों में आप देखोगे हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या सेम है। इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसमें भी 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इन दोनों में हाइड्रोजन सेम है और कार्बन भी 4 4 है।
तो इसमें अणुसूत्र तो समान है लेकिन इनकी संरचना अलग है, क्योंकि इसमें एक शाखा भी निकल गई है CH3 की, मैथेन की, तो मैथिल की। तो इसमें क्या होगा, आइसोमेरिज्म उत्पन्न हो जाएगा। तो वो AlCl3 की उपस्थिति में और HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर इसमें नोबल ब्यूटेन से ये आइसोब्यूटेन में बदल जाएगा। तो ये क्या है, समावयवीकरण, मतलब आइसोमेराइजेशन। तो आप समावयवी को आपने पढ़ रखा होगा, तो हम आगे इसको डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो यही कंप्लीट होती है। तो आप अगर इसका PDF चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लें, ठीक है। अभी इसके 1-2 रिएक्शन और रह गई हैं, केमिकल रिएक्शन, तो हम उसे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। देख लीजिए एक बार, ठीक है। इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी BSc की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। ओके, थैंक यू सो मच।